हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? So in the series of class 10th chemistry we are exploring the chapter metal and non-metal, and today's topic in this particular we are going to explore the metallurgy. Metallurgy is very important topic. Myself Dr. P.K. Singhal और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेटलर्जी एक प्रोसेस है बेटा जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप के माइनिंग एरिया में जाएंगे। माइनिंग एरिया में जाकर हम लोग वहां पर डिगिंग आउट करते हैं। डिगिंग आउट करने के बाद मिनरल्स को निकाला जाता है। तो इट मींस फर्स्ट टॉपिक इज मिनरल। मिनरल आपको कहां से मिलने वाला है? मिनरल मिलेगा बेटा अर्थ क्रस्ट से, फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में आप माइनिंग एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, वहां से डिगिंग आउट करके जो कुछ भी आप बाहर रखते हैं उसको मिनरल बोलते हैं। मिनरल को आप ओर भी बोलते हैं। अब आपको लगेगा ये तो गलत स्टेटमेंट दे दिया सर ने। एक्चुअली ओर और मिनरल एक ही टाइप की चीजें हैं, लेकिन ओर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? व्हाट डज मीन बाय ओर? दो पॉइंट आपको यहां पे याद रखने हैं। इट इज दैट मिनरल, इट इज दैट मिनरल, it is that mineral from which metal can be extracted most profitably। जहां से आप मेटल को सबसे ज्यादा प्रॉफिट के साथ निकाल सकते हैं उसको आप ओर बोलते हैं। उस टाइप के मिनरल को आप ओर बोलते हैं। दूसरा ओर के लिए एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है। वो क्या? वो ये कि यू आर हैविंग रिलेटिवली मोर अबंडेंस ऑफ योर मेटालिक कंपाउंड। और उन मिनरल्स को बोलेंगे जहां पे आपका मेटालिक कंपाउंड की अबंडेंसी ज्यादा होगी, वो ज्यादा क्वांटिटी में मिल पाएंगे, उनको हम ओर बोलते हैं। और बेसिकली हम ओर का इस्तेमाल करते हैं अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल को निकालने के लिए। ऑल्दो यहां पर एक मेटल एक्टिविटी सीरीज आप देख रहे हैं लिखी हुई है। इन दिस मेटल एक्टिविटी सीरीज आई हैव क्लासिफाइड दिस मेटल एक्टिविटी सीरीज इनटू 3 कैटेगरी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक कैटेगरी में, यहां पर मैंने ऐसा ब्रैकेट लगाया। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। हाइड्रोजन को क्योंकि मेटल नहीं है उसको हम लिखते जरूर हैं, कंसीडर नहीं करेंगे, ये सेकंड कैटेगरी। और लास्ट में मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम का अलग कैटेगरी बनाई। मेटल एक्टिविटी सीरीज को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ये ऊपर वाले मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बीच वाले मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, लास्ट वाले बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। मेटल जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये केमिकली कंबाइंड स्टेट में कम मिलते हैं और नेटिव स्टेट में ज्यादा मिलते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन काफी कम करते हैं। ऑल्दो सिल्वर और मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में, सिल्वर और मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में मिल जाते हैं। जो ऊपर वाले हैं और ये बीच वाले हैं, क्योंकि ये केमिकली काफी रिएक्टिव होते हैं, तो दे ऑलवेज फाउंड इन अ केमिकली कंबाइंड फॉर्म। तो ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा बेटा कि मेटल सल्फाइड की फॉर्म में मिल जाते हैं ओर्स के अंदर, मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन एरिया वेयर वी फाइंड आर मेटेलिक कंपाउंड इन ओर्स। ओर्स के अंदर हमारे जो मेटेलिक कंपाउंड है वो ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, एज वेल एज कार्बोनेट की फॉर्म में नॉर्मली मिलते हैं। तो मिनरल का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, ओर का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब हमें यह समझना है कि इस ओर से डिफरेंट स्टेप्स को यूज करते हुए हाउ वी कैन गेट आर मेटल इन द प्योर फॉर्म। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? ड्रेसिंग एक मेथड है। ड्रेसिंग के बाद हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना होता है, आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन ऑफ ओर करना होता है, देन आफ्टर रिडक्शन ऑफ ओर करना होता है, एंड एट द एंड वी हैव टू प्योरीफाई और रिफाइनिंग ऑफ मेटल करना होगा। तो ये स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको काफी अच्छे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, हम लोग बात शुरू करते हैं ड्रेसिंग से। देखिए ड्रेसिंग में क्या करते हैं हम लोग? ड्रेसिंग ऑफ ओर। अब ये तो हम लोग को पता है बेटा कि ओर जो भी हमारे पास होगा, जिस भी मिनरल के थ्रू हमें वो ओर मिला है, मेटालिक कंपाउंड उसके अंदर होंगे, सल्फाइड, कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड की फॉर्म में, उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होंगी।
क्योंकि वो अर्थ से आपने बाहर निकाला है, गैंगूस पार्टिकल होंगे, रॉक पीसेस होंगे, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सॉइल्स होंगी, अलग अलग कंकड़, मिट्टी, पत्थर, रेत, बजरी, पता नहीं क्या क्या टाइप की फिजिकल इंप्योरिटीज एज वेल एज केमिकल इंप्योरिटीज वहां पर होंगी। तो ड्रेसिंग एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी शुरुआत करते हैं। हम एक बड़े से ग्राउंड में अपनी ओर को ऐसा इकट्ठा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम लोग हैंड पिकिंग करते हैं। हैंड पिकिंग का मतलब होता है कि हम मैनुअली जो छोटे छोटे कंकड़, मिट्टी, पत्थर, गेंगू पार्टिकल्स हैं उनको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी डू, इसके बाद हम लोग हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग में क्या करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस हो सकते हैं, तो एक लकड़ी के या वुडन पीसेस से हम लोग हैमरिंग करेंगे और हैमरिंग करके पूरे चीजें हमें और छोटे छोटे जो कंकड़, मिट्टी, पत्थर, गैंगूस पार्टिकल्स वगैरह, रॉक, जो भी कुछ है उसको एक बार फिर से हम लोग फिजिकली हटाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, क्रश कर लेंगे। क्रशिंग का मतलब होता है कि आपने अब अपनी ओर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब आपकी ओर पाउडर फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है ना। अब ये पाउडर फॉर्म में जो आ चुकी है और इसके अंदर भी बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं। फिजिकली तो थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं जिससे आगे के एफर्ट्स हमारे कुछ कम हो जाएं। ऑल्दो इसके अंदर अभी फिजिकल इंप्योरिटीज भी बहुत सारी हैं, केमिकल इंप्योरिटीज भी बहुत सारी हैं, उनको हम अगले स्टेप्स में खत्म करेंगे। तो अगला स्टेप है बेटा कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का काम क्या है, कंसंट्रेशन का काम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का काम क्या है ये बता रहा हूं, आप ठीक से समझिए। आपके पास है पाउडर्ड ओर। अब पाउडर्ड ओर के अंदर टू डिफरेंट टाइप की इंप्योरिटीज हैं। एक तो है केमिकल इंप्योरिटीज और एक है फिजिकल इंप्योरिटीज। तो कंसंट्रेशन मेथड का काम है बेटा इस फिजिकल इंप्योरिटीज को रिमूव करना, टू रिमूव दिस। फिजिकल इंप्योरिटी को रिमूव करने का काम किसका है, कंसंट्रेशन वाले स्टेप का है। इस सेकेंड नंबर के स्टेप का काम है कि हम फिजिकल इंप्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द और along with your metal compound इसको अलग करना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं बेटा। एक है हमारे पास इसमें लीचिंग विच इज ऑल्सो नोन एज केमिकल मेथड, इसको हम केमिकल मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है बेटा हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन एंड फोर्थ है आपके पास मैग्नेटिक सेपरेशन। सो दीज आर द मेथड्स। ऐसा नहीं है कि ये सबके सब हम लोग को यूज करने पड़ते हैं एक साथ, नहीं। इनमें से कभी एक ही यूज करना काफी रहता है, कभी कभी हमें 2 कंसेक्यूटिवली यूज करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटेलिक कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओर, ठीक है ना। तो अब वन बाय वन हम लोग कंसंट्रेशन वाले कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं बेटा हम लोग क्या लें, लीचिंग, जिसको हम केमिकल मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सपोज करते हैं ये है हमारे पास पाउडर्ड ओर एंड दिस इज अ सेलेक्टिव सॉल्वेंट। क्या है ये, सेलेक्टिव सॉल्वेंट विच कैन डिसॉल्व मेटेलिक कंपाउंड। मेटेलिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं बेटा, मेटल सल्फाइड हो सकता है, मेटल कार्बोनेट हो सकता है या मेटल ऑक्साइड हो सकता है, विच कैन डिसॉल्व मेटेलिक कंपाउंड एंड impurities remain insoluble
impurity remain insoluble। ये जो सॉल्वेंट है बेटा, ये कोई एसिड हो सकता है, ये कोई एसिड हो सकता है, या कोई ये बेस हो सकता है। कोई केमिकल रिएजेंट का हम टेस्ट करके पता लगा लेते हैं। क्या करेंगे, इस पाउडर्ड ओर को यहां पर डालेंगे। पाउडर ओर को डालने से इस सॉल्वेंट के अंदर इधर इट इज एसिड और अ बेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटेलिक कंपाउंड, जो भी यहां पर डिसॉल्व कौन करेगा, आई टोल्ड यू सेलेक्टिव है सॉल्वेंट आपका, सब कुछ डिसॉल्व नहीं करने का, सेलेक्टिव है, विच कैन डिसॉल्व मेटल के कंपाउंड को तो डिसॉल्व कर देगा, इंप्योरिटी को डिसॉल्व नहीं करेगा। अब आप क्या करेंगे, एक यहां पर आपने अरेंजमेंट लगाया, फनल अरेंजमेंट, यहां पर फिल्ट्रेशन के लिए आपने फिल्टर पेपर जैसे लैब में लगाते हैं वो लगाया और इसको यहां पर इंट्रोड्यूस करा दिया। व्हाट विल हैपन, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा बेटा, जो डिसॉल्व हो रखा है, और ऊपर क्या इकट्ठा होता चले जाएगा, जो डिसॉल्व नहीं हुआ, यानी ऊपर क्या बचेगा, इंप्योरिटी। क्या बचेगी, इंप्योरिटी। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्वेंट, साथ में मेटल का कंपाउंड, और बाद में आप लोग सॉल्वेंट को अलग करके मेटल के कंपाउंड को निकाल लेते हो। अब हम बात करते हैं कि लीचिंग मेथड किस मेटल के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन से मेटल इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद रखना है बेटा, एल्यूमिनियम इसको यूज करता है, सिल्वर इसको यूज करता है, गोल्ड इसको यूज करता है। सो दीज आर द मेटल्स वेयर यू यूज दिस लीचिंग मेथड, इस लीचिंग मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई बात। बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो है ग्रेविटी सेपरेशन। मैंने शायद अरेंजमेंट वहां पर अभी लिस्टिंग ऊपर नीचे कर दी होगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेटेलिक कंपाउंड है बेटा, द ओर विच कंटेन दैट मेटेलिक कंपाउंड, तो मेटेलिक कंपाउंड यहां पर या तो मेटल ऑक्साइड होगा या मेटल कार्बोनेट होगा। क्यों होगा, बिकॉज द डेंसिटी of metallic compound should be high, आपके मेटेलिक कंपाउंड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और मेटेलिक ऑक्साइड एज वेल एज मेटल कार्बोनेट की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा होती है इंप्योरिटी से। करते कैसे हैं, इसको फंक्शनिंग देख ले रहे हैं। यहां पर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया और एक स्टेयर केस हम लोगों ने तैयार किया लाइक दिस वे। अब इस स्टेयर केस में हम लोग क्या करते हैं, ग्रूव्स बना देते हैं। स्टेयर केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे साइड वे है इसको देखने का तरीका, ग्रूव्स बना दिए। यहां पर आपने अपना मेटेलिक ओर रखा जिसके अंदर मेटल ऑक्साइड या कार्बोनेट की फॉर्म में है, एंड ए फ्लो ऑफ वाटर, बहुत तेज पानी की धारा इधर डालनी शुरू करी, इसलिए इसको हाइड्रोलिक मेथड भी बोलते हैं। पानी बहुत तेजी से आपने डालना शुरू किया, यहां पर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है। अब वाटर के साथ ये क्या होगा, इट विल रिंस डाउन, वाटर के साथ ये बहना शुरू हो जाएगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो बाहरी होगा वजन में जो ज्यादा होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, इट विल बी हेयर इन द ग्रूव, वो ग्रूव्स में बीच बीच में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फंस जाएगा। जिसका डेंसिटी कम होगा पानी के साथ बहकर यहां पर इकट्ठा होने लगेगा। तो जैसे हमने यहां पर बताया कि जो मेटेलिक कंपाउंड है वो नॉर्मली यहां पर हम लोग मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट लेंगे क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आपको अपना मेटेलिक कंपाउंड मिलेगा, या तो मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट जो भी होगा। और यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, इंप्योरिटीज मिलेंगी। यहां पर क्या मिलेगा, इंप्योरिटीज मिलेगी। सो दिस इज द मेथड हाउ वी यूज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। याद रखना है, ग्रेविटी सेपरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है जहां पर डेंसिटी ज्यादा है उन ओर्स के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। लीचिंग मेथड जिसको केमिकल मेथड भी बोलते हैं, और ग्रेविटी सेपरेशन जिसको हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक कार्बोनेट के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका डेंसिटी ज्यादा होता है। अब बाकी के दो पॉइंट आगे स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन, नंबर 3 पर देख ले रहे हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन में बेटा उन मेटेलिक ओर्स को यूज किया जाता है जहां पर मेटेलिक कंपाउंड मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। मेटेलिक कंपाउंड शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक नेचर वाले होने चाहिए। मैग्नेटिक नेचर में आयरन आ जाएगा, निकेल आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, जिनके पास मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है।
करते कैसे हैं इसको, यहां पर एक हम डबल व्हील सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं लाइक दिस वे। इसमें फर्स्ट व्हील मैग्नेट का बना है सपोज करिए, और ये जनरल व्हील है, किसी भी मेटल का बना हो सकता है। यहां पर हम लोग ने एक इनपुट स्टार्ट किया जहां पर हम लोग ओर देने वाले हैं, कौन सा ओर, जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड है। इसको इस तरीके से रोटेशन शुरू करेंगे। अब सपोज करते हैं यहां से ये ओर चलना शुरू हुआ, अब इस वाले पॉइंट पर पहुंचकर अगर मैग्नेटिक करेक्टर है तो ये मैग्नेट से चिपका रहेगा और यहां आकर गिरेगा, क्योंकि यहां तक तो मैग्नेट से चिपका रहेगा ना आपका ओर, मैग्नेटिक करेक्टर होने की वजह से। और जिसके पास इसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं उसके पास मैग्नेटिक करेक्टर तो है नहीं, तो सिंपली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले कंसेप्ट से ही ये इस तरीके से गिरने वाला है। तो यहां पर अलग अलग आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, आपको मैग्नेटिक और आपको मिल जाएगा, यानी आपको मैग्नेटिक कंपाउंड जो भी होगा वो मिल जाएगा। और यहां पर क्या मिलने वाला है, यहां पर आपको इंप्योरिटीज मिलने वाली है, यहां पर आपको इंप्योरिटीज मिलने वाली है। सो बाय दिस वे वी कैन यूज इट। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मेरे से कोई पूछेगा तो बोलूंगा फ्रोथ फ्लोटेशन ही है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन में दो बातें हैं, एक है इंप्योरिटी और एक है आपका मेटेलिक ओर या मेटेलिक कंपाउंड। मैं यहां पर लिख देता हूं मेटेलिक कंपाउंड। मेटेलिक कंपाउंड की डेंसिटी होनी चाहिए बेटा लो। जैसे ग्रेविटी सेपरेशन में मेटेलिक कंपाउंड की डेंसिटी क्या थी, हाई, यहां पर मेटेलिक कंपाउंड जो आपके ओर के अंदर है उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए, लो। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल रहता है वो होता है मेटेलिक सल्फाइड, बिकॉज मेटेलिक सल्फाइड्स का डेंसिटी हमेशा होता है कम। अच्छा, जो इंप्योरिटी होती है बेटा वो होती है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर, पानी की तरफ अट्रैक्ट होने वाली इंप्योरिटी की नेचर। और ये जो मेटेलिक सल्फाइड्स होते हैं, ये मेटेलिक ओर है, ये एक्चुअली ये होता है हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है रिपल्शन फील करता है वाटर से, नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर, पानी से दूर भागने वाला। आप वाटर रिपेलेंट कह सकते हैं, वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट, पानी से दूर भागने वाले होते हैं नेचर से। अब होता क्या है कि यहां पर इस डायग्राम को मैं जल्दी से हटा दे रहा हूं क्योंकि मैग्नेटिक सेपरेशन तो आपको क्लियर ही हो चुका है, तो इट इज नॉट नीडेड नाउ। यहां से इसको कंटिन्यूटी में समझ लेंगे। तो ये होता क्या है, यहां पर एक हम बड़ा सा टैंक बनाएंगे, इस बड़े से टैंक के अंदर पाइप सिस्टम लगाएंगे, छोटे 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 पाइप सिस्टम, और ये पाइप सिस्टम का कनेक्शन कहीं आउटर पाइप से कर दिया जाएगा। यहां से हम लोग हॉट एयर ब्लो करा सकते हैं। यहां पर होगा बेटा वाटर, पानी भर के रखेंगे, वाटर होगा, पानी के साथ आप पाइन ऑयल को मिलाएंगे। यहां पर आप लोग अपनी ओर को डाल देंगे। कौन सी ओर, उस वाली ओर जिसके अंदर से मेटल सल्फाइड को अलग करना है। अभी क्या करेंगे आप, हॉट एयर जैसे ही ब्लो करना शुरू करेंगे, यहां पर फ्रोथ यानी झाग बनना शुरू हो जाएगा, और झाग बनेगा तो यहां पर ये ऐसा इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे मैंने कहा कि जो इंप्योरिटी है वो तो हाइड्रोफिलिक है, यानी पानी के साथ रहना पसंद करेगी, तो इंप्योरिटी बेटा यहां नीचे बैठती रहेगी क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ रहना चाहेंगे, तो यहां पर इंप्योरिटी नीचे बैठ जाएगी। जो आपका मेटल कार्बोनेट है, सॉरी मेटल सल्फाइड है, ये जो मेटल सल्फाइड है ये किस नेचर का है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी पानी से दूर भागने वाला। पानी से दूर भागने के चक्कर में ये जो ऑयल है इसके साथ ऑयल की कवरिंग कर लेगा। ऑयल की कवरिंग करने की वजह से ये जो फ्रोथ बन रहा है, झाग बन रहा है इस ऑयल का, यहां पर आपको मेटल का सल्फाइड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। विद द पासेज ऑफ टाइम आप क्या करेंगे, इस फ्रोथ को, इस लेदर को, इस झाग को इकट्ठा करते रहिए, कुछ समय के बाद बबल्स खत्म हो जाएंगे एंड फाइनली यू विल गेट मेटल सल्फाइड।
तो इस तरीके से हम फ्रोथ फ्लोटेशन को करते हैं। तो मुझे लगता है चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तो आफ्टर डूइंग दिस स्टेप, कंसंट्रेशन वाला स्टेप करने के बाद यू आर गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड ओर। आपको क्या मिल रहा है फाइनली? कॉन्सेंट्रेटेड ओर का मतलब ये नहीं होता बेटा कि इसके अंदर अभी बिल्कुल भी कोई इंप्योरिटी नहीं है, स्टिल इसके पास इंप्योरिटीज हैं, उसको फर्दर हमें अलग करते रहना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट कर रहे हैं अब ऑक्सीडेशन। ठीक, अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर, जो हम लोगों को प्रीवियस स्टेप में मिली है उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन कर क्यों रहे हैं? रीजन ये है बेटा कि जो हमारे पास ओर के अंदर कंपाउंड मिला, शायद सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहा है, शायद कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है, शायद ऑक्साइड की फॉर्म में है। व्हाट वी वांट नाउ बाई दिस स्टेप, यानी ऑक्सीडेशन के स्टेप से, बाई दिस स्टेप वी वांट मेटल ऑक्साइड। हम लोग बेसिकली जो भी है, कार्बोनेट है हमारे पास, सल्फाइड है हमारे पास, मेटल जिस भी फॉर्म में है, हम लोग उसको मेटल के ऑक्साइड फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेटल अगर ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, एक तो बनाना आसान है, ऑक्सीडेशन पर्पस ये क्लियर हो सकता है, इससे बड़ा आसान हो जाएगा, और बाद में हम रिडक्शन का प्रोसेस लगाकर उस मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो हमें फाइनली मेटल मिल जाएगा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड, ये लॉजिक है यहां पर। तो ये होता है बेटा दो तरीके से, एक तो होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। यानी रोस्टिंग के थ्रू भी आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो, कैल्सिनेशन के थ्रू भी ऑक्सीडेशन कर सकते हो। तो रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब बर्निंग ही होता है, हीटिंग ही होता है, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जबकि कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। यह फर्क है। यहां पर मेटल सल्फाइड के रोस्टिंग करते हैं और यहां पर बेटा जो मेटल कार्बोनेट होते हैं उनके लिए हम कैल्सिनेशन को प्रिफर करते हैं। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ZnS से अगर ऑक्सीडेशन हमने किया, हीट किया, देन वी आर गेटिंग ZnO अलोंग विद SO2। बैलेंस आप कर सकते हैं रिएक्शन को, कोई टेंशन नहीं है। अगर हमारे पास मेटल का कार्बोनेट है, लाइक जिंक कार्बोनेट है, हमने इसको हीट किया, देन वी आर गेटिंग ZnO विद CO2। हियर यू आर, यहां पर आप देख रहे हैं कि मेटल का सल्फाइड था तो आपने एयर दिया, ऑक्सीजन कहां से मिली? एयर से, तब आपको मेटल का ऑक्साइड मिला। यहां पर आपने जिंक कार्बोनेट को कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की, सिर्फ हीट किया, तब आपको मेटल का ऑक्साइड मिला। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर जब आप कैल्सिनेशन करें, यहां पर हीट बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए, यानी हीट शुड नॉट बी टू मच, should not be too much, so vaporization takes place। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पर हम इतना हीट ना दे दें कि पता चला जो कंपाउंड बना है ये वेपोराइज हो गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हीट का भी एक सर्टेन लिमिट होता है, उस लिमिट से आगे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से रिलेटेड मेन पॉइंट्स हैं, और ज्यादा रिएक्शंस को भी हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी ऑक्सीडेशन होने के बाद जो भी मेटल आपका होगा वो ऑक्साइड की फॉर्म में आपको मिल चुका होगा। ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं ये ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अब जब ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब हमें इसका करना चाहिए रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करेंगे? मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करेंगे। तो कैसे करते हैं देखते हैं। सी, अब ये जो मेटल्स हैं बेटा ये ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली रिडक्शन प्रोसेस की। रिडक्शन को स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्मेल्टिंग। देखिए पोटेशियम है तो K2O बन चुका है, सोडियम है तो Na2O बन चुका है, कैल्शियम CaO, मैग्नीशियम MgO, एल्यूमिनियम Al2O3, जिंक ZnO, आयरन Fe2O3,
लेड PbO, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो कोई मेटल नहीं है इसलिए हम उसको कंसीडर यहां पर नहीं करेंगे अभी। कॉपर Cu2O बन चुका है, मरकरी HgO, सिल्वर Ag2O, गोल्ड Au2O3, प्लेटिनम के नॉर्मली ऑक्साइड बहुत ही मुश्किल से बनते हैं। खैर, अब इसको कैटेगराइज हम लोग कर दे रहे हैं। कैटेगराइज बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने किया हुआ है। देखिए, ये जो फर्स्ट 5 हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल क्योंकि बहुत एक्टिव होते हैं बेटा, और क्योंकि मेटल बहुत एक्टिव होते हैं तो मैं ये लिख रहा हूं कि दीज मेटल्स आर हैविंग ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि ये सभी फर्स्ट 5 जो हम यहां पर लिस्टिंग हो रखी है, इन सभी मेटल्स की ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। इट मींस इनके अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालना यानी इनको रिड्यूस करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए सिर्फ एक ही मेथड यहां पर काम करता है और मेथड रहेगा इनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड को ही क्यों यूज करते हैं, देन यू हैव टू राइट दैट दीज मेटल्स आर हैविंग वेरी ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट, for them it is very difficult to release oxygen, that was only electrolytic reduction process is compatible to do so। समझ में आ गया? जैसे ऑल्दो इसको बहुत एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, सपोज करते हैं यहां पर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, ये कैथोड एनोड के लिए अरेंजमेंट आपने दिया, Na2O के लिए हम लोग को कराना है, तो आपको पता होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ऑक्साइड इज नेगेटिवली चार्ज आयन, सो सोडियम विल बी टुवर्ड्स कैथोड, तो कैथोड पर आपको सोडियम मिल जाएगा, एंड ऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विल बी एट एनोड। इस तरीके से आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा सकते हैं इनका। अब आगे बात करता हूं इन लास्ट वालों की। लास्ट वालों में, ये तो खैर हाइड्रोजन के लिए मैंने डैश लगाया होगा, इन लास्ट वालों की, ये जो लास्ट वाले हैं इनका रिडक्शन कराना बेटा बहुत ही आसान है। इनको सिर्फ आप थर्मल रिडक्शन करा सकते हो। थर्मल रिडक्शन का क्या मतलब है? थर्मल रिडक्शन का मतलब इन ऑक्साइड को आप हीट कर दें, मेटल अपने आप ही मिल जाएगा। जैसे Ag2O है, इसको अगर मैं हीट कर दे रहा हूं, सो आई विल गेट सिल्वर एंड ऑक्सीजन। लाइक आई हैव HgO, इफ आई एम हीटिंग दिस आई विल गेट Hg प्लस O2, यानी बहुत ही इजिली आपको ये मिल जाने वाले हैं। इनके लिए थर्मल रिडक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, जो कि सबसे आसान है। क्यों थर्मल रिडक्शन अगर पूछें, आप बता दीजिए कि दीज मेटल्स आर हैविंग वेरी लो एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इन मेटल्स की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन क्या होती है? बहुत ही कम होती है, इसलिए आप थर्मल रिडक्शन मेथड इन पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बचे बेटा ये बीच वाले, इनके लिए बाई यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, बाई यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, लाइक हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उनका आप यहां पर यूज कर सकते हैं। कॉक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर कोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर सेवरल रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहां पर भी आपको जिंक के लिए, इन दो के लिए और कॉपर के लिए थोड़ा सा पॉइंट को अलग से याद रखना है। मैं बता दे रहा हूं क्या। देखिए, जिंक ऑक्साइड का अगर रिडक्शन कराएंगे तो सिर्फ कॉक से ही करा सकते हो, बाकी ऑप्शंस यहां पर काम के आपके लिए नहीं है। तो इसको आप याद रखेंगे कि जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड ये पैटर्न पर ही होना है। यू कैन नॉट यूज हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह, वो यूज नहीं कर सकते। अगर मैं बात करता हूं Fe2O3 की, तो यहां पे आप कार्बन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। आप Fe2O3 के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करिए, यहां पे आयरन प्लस वाटर बन जाएगा। सो दिस इज पॉसिबल। सिमिलरली अगर आप लेड के लिए कर रहे हैं, PbO के लिए, यहां आप कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेड अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। लाइक दिस वे यू कैन डू।
कॉपर के लिए अगर हम बात करें तो कॉपर के लिए अच्छा रहेगा कि कॉपर, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं Cu2S से। वो क्यों? इस मेथड को बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? सेल्फ रिडक्शन। ये ध्यान रखना है बेटा, कॉपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिडक्शन करेंगे, कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। आप ये सारी रिएक्शन खुद से बैलेंस करेंगे क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आती होगी इस स्टैंडर्ड पर, इसलिए मैं यहां पर ज्यादातर रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर रहा हूं। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया, रिडक्शन कैसे करते हैं, क्लियर है। अब रिडक्शन तो हमने कर लिया। आफ्टर रिडक्शन यू कैन सी, आफ्टर रिडक्शन यू आर गेटिंग मेटल्स। आपको मेटल तो मिल रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हो तो मेटल आपको मिल जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है बेटा, वट एवर मेटल वी आर गेटिंग बाय रिडक्शन ऑफ these metal oxide, these metals are not pure, rather they are impure metal. That is why we need further refining or purification of these metal. तो हमें further refining या purification करना चाहिए अपने मेटल को प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए। तो वो कैसे करते हैं, आइए आगे बात करते हैं। बात करते हैं बेटा प्योरिफिकेशन के बारे में। प्योरिफिकेशन को आप रिफाइनिंग भी बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसमें एक एग्जाम्पल लेकर बात करूंगा कॉपर का, क्योंकि वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं बता चुका हूं, वट एवर मेटल यू आर ऑब्टेनिंग बाय द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, दैट मेटल विल बी इम्प्योर एंड देन हाउ वी हैव टू प्योरिफाई इट। सो व्हाट वी विल डू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेटा इसके लिए। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस सेट में आपको बनाकर दिखा रहा हूं बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर। तो यहां पर हम लोगों ने सपोज करते हैं, ये मैंने बनाया एनोड, दिस वन इज कैथोड। कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। वहां से कनेक्शन मिल रहा है। क्या करना है, ये जो एनोड है बेटा, ये बनेगा इम्प्योर कॉपर का। कॉपर से मेरा मतलब है जो भी आप मेटल ले रहे हैं, फिलहाल मैं कॉपर का एग्जाम्पल ले रहा हूं। एंड दिस विल बी प्योर कॉपर, ये प्योर कॉपर होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, यानी थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी कॉपर सल्फेट में डाल देंगे। व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे स्टार्ट होगा, जो इम्प्योर कॉपर है यहां पर ऑक्सीडेशन शुरू होगा, यानी ये रिएक्शन यहां पर शुरू होने वाली है। व्हाट विल हैपन, सॉलिड कॉपर स्टार्ट्स डिसॉल्विंग और एक्वस मीडियम में आना शुरू होगा। ये कॉपर बेटा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। होगा क्या, फाइनली कॉपर डिसॉल्व होने से ये Cu2 प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा। इन दिस, यहां पर हम बात करें, यहां क्या रिएक्शन हो रही है कैथोड पर। कैथोड पर Cu2 प्लस आयन विच वाज रिलीज्ड बाय दिस एनोड विल टेक इलेक्ट्रॉन एट कैथोड एंड बिकम सॉलिड, यानी यहां से कॉपर इसके ऊपर जाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे से यहां पर कॉपर इस कैथोड के ऊपर बेटा एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। ऑल्दो इट वाज प्योर, और प्योर कॉपर ही यहां पे आ रहा है, और धीरे धीरे से विद द पासेज ऑफ टाइम इंप्योरिटीज यहां पर नीचे आपको दिखाई देंगी और साइमल्टेनियसली इट विल डिसॉल्व। धीरे 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 करके ये लगभग पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी, इंप्योरिटीज ऐसे बैठ जाएंगी और पूरा का पूरा प्योर कॉपर यहां पर पहुंच जाएगा। एंड दिस विल बी योर मेथड फॉर रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। क्योंकि कॉपर का एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कॉपर को यहां पर इन्वॉल्व किया। एक दो बातें और बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, जो एल्यूमिनियम होता है, मेटल एक्टिविटी सीरीज का एक कंसेप्ट तो आपको याद ही होगा कि जो ऊपर वाले मेटल होते हैं अपने से नीचे वाले मेटल को सॉल्यूशन के अंदर से डिस्प्लेस कर सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन से या कंपाउंड के अंदर से। जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर बेटा मैं कराता हूं Fe2O3 के साथ, एल्यूमिनियम और आयरन आप यहां देख सकते हो, आयरन यहां पर है, एल्यूमिनियम यहां है। इट मींस एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस आयरन। एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, इसका मतलब यह होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को मैं बैलेंस कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही आसानी से दिखाई दे रही है।
क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें? इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, इस रिएक्शन के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ही ज्यादा होगी। रिएक्शन इज हाईली 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 एक्सोथर्मिक, इतनी ज्यादा होगी कि जो आयरन यहां पर बनेगा ये मोल्टन स्टेट में होगा। कैसा होगा? मोल्टन, लिक्विड स्टेट में बनेगा। इसीलिए ये रिएक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। कहां यूज कर सकते हैं? थर्माइट वेल्डिंग में। थर्माइट वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे रेलवे ट्रैक है बेटा, कहीं से रेलवे ट्रैक में क्रैक्स आ गए, कोई ग्रुप बन गया, तो अब इतनी बड़ी रेलवे ट्रैक के ऊपर कहीं पर वेल्डिंग करनी है तो सिंपल मशीन तो वहां काम आएगी नहीं, बहुत हैवी सिस्टम चाहिए। तो ये जॉइंट्स को अगर फिल करना है तो वहां पर इस तरीके के रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही हम लोग मैग्नीज के लिए भी करते हैं, लाइक Mn2O3 की रिएक्शन अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ कराऊं, सेम रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। वहां मैग्नीज आपको मोल्टन स्टेट में मिल जाएगा और उसको मैग्नीज को भी हम लोग क्या यूज करते हैं, वो भी मोल्टन स्टेट में ही मिलेगा। मैग्नीज को भी वेल्डिंग में स्पेसिफिकली जगह यूज किया जाता है। यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि एल्यूमिनियम का बिहेवियर इस रिएक्शन में कैसा रहा, इन दोनों रिएक्शन में, तो रिमेंबर एल्यूमिनियम का बिहेवियर यहां पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट रहा, यानी एल्यूमिनियम ने रिड्यूस किया Fe2O3 को, क्योंकि ऊपर वाले अपने से नीचे के मेटल ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर सकते हैं। लॉजिक आया? अगर एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट आयरन के लिए मैं आयरन ऑक्साइड के लिए अगर मैं एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लूंगा तो दैट इज पॉसिबल। अगर मेरे को एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन करना है, सोडियम का इस्तेमाल करूंगा, वो पॉसिबल है, हो सकता है। वो बात समझ में आ गई? सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटलर्जी। मुझे लगता है मेटलर्जी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।